सो ऑलराइट गाइस, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन इसके बारे में डिस्क्राइब किया था और उसमें हमने एक पैरामीटर देखा था, कौन सा? वंडरवॉल्स या गैस इक्वेशन। और वो अगर आपको पूरा पूरा ध्यान हो तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी माइनस एन बी एन इज इक्वल टू बेटा एन आर टी। और फॉर 1 मोल क्या हो गया था ये 1 मोल के लिए ये आ गया P प्लस ए अपॉन वी मोलर का स्क्वायर वी मोलर माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे हमने दो अलग अलग कंडीशंस लिए थे। आपको कंडीशन में मैंने बोला था कि इस v को कॉमन लेकर के इधर कर दो थोड़ा, बट जरूरी नहीं है कि वो आप करो। मैंने बोला था एट वेरी लो प्रेशर, जब आप बहुत लो प्रेशर की बात करते हो तो नेचुरली मोलर वॉल्यूम Vm इज वेरी हाई। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो Vm माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली Vm। मतलब वही बोल रहे थे कि b इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाता है, b बहुत छोटा होता है। तो वैसे केस में हमने इक्वेशन बनाया था P अपॉन Vm का स्क्वायर इंटू Vm इज इक्वल टू आर टी। इसको सिंप्लीफाई किया था तो पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम ना इज इक्वल टू आर टी। फिर आर टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया था तो पी वी एम अपॉन आर टी आ गया था, ये आ गया था ए अपॉन वी एम आर टी, है ना। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमने इसको z लिखा था, वी हैव गॉट ए अपॉन वी एम आर टी। तो हमने देखा क्लियरली z इज लेस देन 1 एट लो प्रेशर। और अगर इसको देखो तो इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये पैरामीटर डिक्रीज होगा। 1 माइनस इंक्रीज पैरामीटर में करेंगे तो वो नीचे जाता जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था लोअर प्रेशर में ऐसा ग्राफ जाता है। सिमिलरली बेटा जब प्रेशर हाई था, व्हेन P इज वेरी हाई, तो जब प्रेशर बहुत हाई हो गया तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है कि वो इतने नजदीक आ गए हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस अब खत्म सी हो गई हैं। उल्टा वो उनको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो रिपेल कर रहे हैं तो मैंने बोला कि यार उस टाइम पे ए को ही खत्म कर दो तुम, ये वाला फैक्टर खत्म कर दो। तो बल्कि आप क्या ले लो, पी ए अगर खत्म कर दोगे आप तो P प्लस 0 इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और यहाँ से पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। इसको सिंप्लीफाई आर टी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा जेड माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, सॉरी 1, ऐसा रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि z इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 आ गया। और हमने देखा ये कब आ रहा है, जब हाई प्रेशर जोन है। मतलब इसको मैं बोल रहा था कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, है ना। तो एक तो ये तरीका है z को देखने का। और उसके बाद मैंने कंबाइंड ग्राफ बनाया था कि आप अगर देखो तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा z वर्सेस यहाँ नीचे प्रेशर था, तो हाई प्रेशर जोन में स्ट्रेट लाइन। अब पूरा पूरा कंबाइन करके मैंने बताया था कि ऐसा होता है, z इज इक्वल टू 1, ये होता है जनरल। फिर मैंने बोला था बेटा कोई भी जनरल गैसेस के लिए मोटा मोटी ऐसे ही होता है, बस डेप्थ चेंज होता रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन एंड हीलियम हो तो उनके लिए ऐसा ग्राफ होता है, स्टार्टिंग से ही अप एट रूम टेम्परेचर, इस साइड प्रेशर। वो क्यों? क्योंकि ये इतनी छोटी गैसेस हैं कि इनका ए का वैल्यू ही क्या होता है, लगभग 0 होता जीरो। है। स्मॉल गैसेस हैं तो इनके बीच में एरिया बहुत कम होगा कांटेक्ट करने के लिए। नॉन पोलर भी हैं, स्फेरिकल भी हैं, तो जिसकी वजह से ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 आती है। दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास। अब देखो जेड को बेटा, जो तरीका मैंने आपको समझाया था, जेड इसके अलावा भी कुछ तरीके से हम देख सकते हैं। जो मैंने बताया था ना कि जेड को हम क्या लेते हैं, पी वी एम अपॉन आर टी।
तो z को इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, z को ऐसा भी बोलते हैं रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। तो z को हम ऐसे भी देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर हम कंडीशन एक साइड में हम रियल गैस ले लें और उसके मोल उतने ही लें जितने की, अगर मान लो वो आइडियल की तरह बिहेव करता तो उसके मोल उतने ही लेते। दोनों का मोल सेम कर लो, दोनों का टेम्परेचर सेम कर लो, दोनों का प्रेशर सेम कर लो, ऐसे केस में इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है और इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है उसी का रेशियो है। तो Z इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस divided by volume of the gas assuming ideal behavior at the same temperature, pressure and for the same number of mole of gas। तो बच्चों जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो क्लियरली वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अंडर द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड ये अगर ये कांस्टेंट हो। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर ये, क्योंकि आइडियल में ना तो अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्शन होता है बेटा, तो यस सर। अट्रैक्शन या रिपल्शन सिर्फ रियल में होता है, तो रियल में हुआ क्या आखिर, ये ग्रेटर क्यों हो गया, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस रही होंगी तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो ना रियल का वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल के कंपैरिजन। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग जब z ग्रेटर देन 1 होता है। उसी तरीके से आप सोचो जब z लेस देन 1 है तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि v रियल से ज्यादा v आइडियल हो गया, और आइडियल में ना तो अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्शन होता है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, रियल में रियल गैस की वॉल्यूम कम हुई, इसका मतलब इसमें कंप्रेशन हो गया होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। कैन आई, एम आई स्पीकिंग करेक्ट? एक बार सर फिर से रिपीट करना। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला बेटा z लेस देन 1 होने का क्या मतलब, अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करूं तो क्या बोलूंगा, z लेस देन 1 होने का मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई ये कम हो गई, न्यूमरेटर वाली, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, आइडियल इज ग्रेटर देन वेरियल। अब क्योंकि आइडियल गैस में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो वही नेचुरली जो रहना चाहिए वही है। जबकि रियल गैस की वॉल्यूम कम हो गई है, वो कम कब हो सकती है, जब गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन हो ताकि वो श्रिंक कर जाए थोड़े। बोलो। यस सर। तो यही मैंने लिखा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। और ये मैं लास्ट क्लास में किसी और तरीके से समझाया था, आज मैं आपको इसके थ्रू समझा दिया। तो z को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, z को आप प्रेशर ऑफ रियल गैस अपॉन प्रेशर ड्यू टू आइडियल बिहेवियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोल एंड टेम्परेचर। जब भी नीचे ऐसे लिखा हो ना बेटा, इसका मतलब होता है ये पैरामीटर्स कांस्टेंट है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड, राइट, बाय विच वी कैन बेसिकली कन्वर्ट देम, शो देम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। ठीक है। अच्छा एक बार एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, देखता हूँ आप लोग क्या समझ पाते हो उसको। सर ऊपर वाला नोट करने से रह गया। कर लो, ये तो दोनों एक ही बात है बेटा। सर ये बाद वाली स्टेटमेंट्स पहले आई थी या फिर मतलब जो हमने पीवी बाय वो पहले आई थी? मेरे ख्याल से इट मेक मोर सेंस टू कंपेयर लाइक दिस और दिस यस सर, एज वहां में कंपेयर टू दिस, एजम्पशंस बहुत लिए हैं। राइट, इट मेक्स मोर, क्योंकि यहाँ पे जब हम पीवीएम लिखते हैं तो यहाँ पे आइडियली हमें लिखना चाहिए प्रेशर, तो जो भी गैस एक्सर्ट कर रहा होगा वो तो जब रियल गैस बोलते हो तो इसी को बोल देते हैं पी रियल, वॉल्यूम रियल, होल डिवाइडेड बाई आरटी, और आरटी इज ऑलवेज इक्वल टू पीवी, पीवीएम फॉर आइडियल। तो इसके जगह पे हम लोग हमेशा लिख देते हैं क्या, पी वीएम रियल अपॉन पीवीएम आइडियल। ये कल कल मैंने दिखाया था ये आपको।
तो अब अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो देखो प्रेशर का रेशियो हो जाएगा, अगर प्रेशर सेम हो गया तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा जेड का वैल्यू, अदरवाइज वो प्रोडक्ट का रेशियो होता है। तो इसलिए कैसे भी डिफाइन करो, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली वैलिड। जेड को मतलब आप ऐसे भी, जैसे मैंने अभी समझाया आपको, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पी रियल इंटू वॉल्यूम मोलर रियल डिवाइडेड बाई पी आइडियल इंटू वॉल्यूम मोलर आइडियल, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू। Understood? So these are the various way by which we can represent the compressibility factors. सर मोल्स को हमने 1 ही लिया ना, तभी वीएम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अंडरस्टूड है वो पिछले Okay. क्लास में मैंने बताया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो ये मैंने ड्रॉ किया है आइसोथर्म, ये मान लो आइडियल गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम का एट रूम टेम्परेचर। तो अगर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं कि सेम ग्राफ पेपर पे अगर आपको हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस का ड्रॉ करना हो तो उसकी लाइन कैसे जाएगी, इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ हल्का सा। डिड यू गेट द क्वेश्चन? कि तुम्हें ये बताना है बेसिकली कि मैं ये बनाऊं हाइड्रोजन के लिए, या नीचे बनाऊं, या ऐसे कट करूं, कट करने में या ऐसे कट करूं। देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, पूरी तरीके से ऊपर, पूरी तरीके से नीचे। कट करे तो पहले वाला पोर्शन ऊपर, दूसरा वाला नीचे, या पहले वाला नीचे, दूसरे वाला ऊपर। इन चारों में कौन सा ग्राफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, अगर आइडियल गैस का ये ग्राफ हो और वो भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ले रखा। तब देखना चाहता हूँ आप क्या दिमाग लगाते हैं। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ए, ये बी, ये सी, ये डी, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है फॉर हाइड्रोजन। लगाओ दिमाग, सोचो। या इनमें से सर कोई भी कर। हाँ जी, ऊपर वाला ए। सो मुझे भी ये लग रहा है बिकॉज़ देखो, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे। हाँ क्योंकि सर वेरी जेड गुड। की वैल्यू सर 1 से ज्यादा जो होगी। ब्लू वाला है वो आइडियल गैस का है हाँ ब्लू वाला आइडियल गैस। तो अब तुम सर, सोचो, तो बी तो भी हो सकता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है हाइड्रोजन का। वो क्यों? क्योंकि सेम प्रेशर पे ये आइडियल हो गया, सेम प्रेशर पे, सॉरी ये तो सेम वॉल्यूम ले लिया ना मैंने, एक्सक्यूज मी, सेम प्रेशर करना है। तो सेम प्रेशर पे ये वी आइडियल हो गया और ये वी क्या हो गया, रियल। और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए रूम टेम्परेचर पे Z ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज। अरे हमने देखा था यार ये वाला ग्राफ, अभी देखो ये वाला, यस सर। ऑलवेज। तो जब ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, वी रियल अपॉन वी आइडियल, यही Z है। एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मींस वी आर अपॉन वी आई इज ग्रेटर देन 1, मींस वी रियल इज ग्रेटर देन वी आई। इसका मतलब वी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन वी ऑफ आइडियल। तो इसमें देखो यही तो करेक्ट है ना, ज्यादा है ना ये वैल्यू, रियल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू यस सर। आइडियल का वैल्यू। तो ये हमेशा ऐसे रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, वो जेड बढ़ता ही जाता है ना, तो इसलिए सेपरेशन और बढ़ता जाएगा। मतलब आप बेसिकली ये गैप बढ़ाते जाओ, सेम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो तो। अच्छा वहीं पे मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछ करके मैं पूछता कि ये बताओ अमोनिया के लिए कौन सा करेक्ट है,
बी वाला। तो आप क्या बोलते हैं कि लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 होता है, लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 और हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1। तो उसमें अगर आपको ड्रॉ करना होता तो लो प्रेशर पे, लो प्रेशर मतलब प्रेशर नीचे 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 नीचे, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, ये ग्राफ ऊपर होता बेसिकली, तो ऊपर होने का मतलब ठीक है। ऐसा बन जाता, ये आइडियल होता और ये रियल होता। बच्चों म्यूट कर लो, आवाज आ रही है पीछे से। राइट, अंडरस्टूड। तो ये रियल होता और ये आइडियल होता। इज दैट क्लियर? सर ये अमोनिया के था ना? हाँ बेटा, हाँ अमोनिया के लिए, क्योंकि वही सेम चीज है ना। सेम चीज क्या है कि यहाँ पे भी कंपैरिजन आपको वही करना है कि लो प्रेशर जोन में, लो में Z लेस देन 1 हो रहा है, इसका मतलब V रियल अपॉन V आइडियल की वैल्यू लेस देन 1। इसका मतलब रियल से ज्यादा आइडियल का वॉल्यूम होना चाहिए, और V आइडियल का वॉल्यूम ज्यादा होने के लिए उसका ग्राफ ऊपर होना पड़ेगा सेम प्रेशर पे। तो इसलिए सॉरी, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ बिल्कुल, देख लो एक बार, चेक कर लो। आइडियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रियल आ रहा सर है क्या इसमें? लो प्रेशर पे सर नहीं, आपने शायद उल्टा कर दिया, क्योंकि फिर नीचे वाला वी आइडियल मोर देन, हाँ नीचे वाला बिल्कुल वी सही, आइडियल बिल्कुल। लेस देन वो आ रहा है वी रियल। मैंने मैंने एक्चुअली वही उल्टा कर दिया इसमें। तो बेसिकली देखो आप लोअर मतलब हायर प्रेशर, ये तो हायर प्रेशर जोन है ना, हायर प्रेशर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। वो ग्रेटर देन 1 होगा, मींस वी आर इज ग्रेटर देन, तो आर इज ग्रेटर देन, पहले आइडियल ज्यादा होगा सेम प्रेशर पे। तो आइडियल तो ज्यादा तो है, अच्छा लो एंड हाई प्रेशर जोन की बात हो रही है ना, तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी। बच्चों ये ध्यान रखना, ये जोन जो है ना, दिस इज हाई पी, क्योंकि देखो प्रेशर ऊपर जा रहा है और इधर वाले में प्रेशर की हाइट कम है, तो ये लो प्रेशर है। तो बिल्कुल ग्राफ इसका ठीक अपोजिट ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सोचोगे तो अपने आप भी आएगा, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं मैं, लाइक इट विल बी लाइक दिस। ये ब्लैक वाली लाइन रियल को रिप्रेजेंट करती है एंड ब्लू वाली लाइन आइडियल को। तो मैं कैसे करूं, पहले नीचे कर दूं बाद में ऊपर। थोड़ा सा ग्राफ मेरा खराब है, आप समझो, इधर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये इंटरसेक्टिंग टाइप में होंगे, क्योंकि Z कभी लेस देन 1 होता है, कभी ग्रेटर। अच्छा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वैल्यू इक्वल हो गई, इसका मतलब Z इक्वल। की वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसा है, एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आ जाओ एक सर एक बार वो ग्राफ दिखाना, तो कैसा बनेगा? खुद से सोचो, मेरे नोट ख्याल कर। से नहीं, बिल्कुल नहीं। करा दूं नोट, लो कर लो, अच्छे फिर से लिख लो, यहाँ से कर लो, अच्छे से कर लो। ये है नीचे वॉल्यूम, ऊपर प्रेशर है, नीचे वाले पे लो प्रेशर है ये, और ऊपर वाला जोन हाई प्रेशर का है। तो मैं पहले आइडियल बना लेता हूँ, ये आइडियल ग्राफ है। अब रियल में हमें मालूम है लो प्रेशर जोन में Z लेस देन 1 होता है। Z लेस देन 1 होने का मतलब क्या, कि वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल ऊपर होगा तभी होगा, तो यानी कि रियल को नीचे होना चाहिए। और बाद में ऊपर, वॉल्यूम ऑफ आइडियल शुड बी ग्रेटर ना,
एट सेम प्रेशर। तो आप चेक कर लो, देखो सेम प्रेशर पे लो प्रेशर जोन में ये है वॉल्यूम आइडियल का और ये है वॉल्यूम रियल का। आइडियल ग्रेटर देन है रियल का में लो प्रेशर जोन में। ये जोन कौन सा है? लो प्रेशर। आप चाहो तो पूरा पूरा एज इट इज अच्छे से लिख लो। कौन सी गैसेस के लिए? अमोनिया हो गई, CO2 हो गई, CH4 हो गई, कोई और अगर हाइड्रोजन कह रहा हूं। और ये ब्लैक वाली लाइन कौन सी है? रियल। ये रियल। वाली लाइन किसकी है? आइडियल। सर किसी किसी केस में एक्सेप्शन भी तो होगी कि जिसमें जेड की वैल्यू इनवर्स हो जाए। रिवर्स क्यों होगी? लो प्रेशर जोन में तो हमने कंडीशन निकाला था ना उसमें। ये सब निकाला था, बट कोई कोई गैस के लिए ऐसा हो सकता है कि उसके लिए क्या कहते हैं एक्सेप्शन बन जाए। क्यों? मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा? जैसे ये तो समझ में आता है किसी गैस में अट्रैक्शन हो, ए की वैल्यू 0 हो जाए तो स्टार्टिंग से ही वो ऊपर से ऐसे चले जाने लगे, वो तो समझ में आता है, इसीलिए H2N हीलियम का अलग से दिखाते हैं। स्टार्टिंग से ही रिपल्शन हो जाए वो बड़ा वियर्ड सा नहीं? तो मतलब है तो तो, बट वो तो इसका एक्सेप्शन मतलब है। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर एक्चुअल में आइडियल गैस में ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन होता है, रियल गैस में जब दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स तो अट्रैक्ट होते हैं, जब एकदम जरूरत से ज्यादा पुश कर दिया जाता है उनको तो पहले फिर रिपल्शन हो जाता है। तो यस अब सर। तुम ऐसी बात करने की कोशिश करो सर कोई ऐसा गैस पकड़ लीजिए जिसमें स्टार्टिंग से ही रिपल्शन हो रहा हो, मतलब दूर हो तब भी रिपल्शन, तो ऐसा तब पॉसिबल है जब तुम कोई गैसियस आयन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ले लो, जैसे हीलियम गैस पॉजिटिव, उनके केस में पॉसिबल है, बट वो गैस थोड़ी ना है, वो तो आयनिक स्पीशीज हो गए फिर। तो इसलिए जब गैस बोल रहे हैं तो हमारे पास यही दो केस आएंगे बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो बेटा अब बढ़ते हैं हम जो आज का टॉपिक है जिस पे हमारे ज्यादा दिमाग लगाना था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। है ना? लिक्विफिकेशन सर ऑफ गैस। हाँ बेटा बोलो। सर जो ये जेड टर्म है, मतलब इसको रीजन क्या था कि हमने इसको डिफाइन किया? किसको बेटा? ये प्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी टर्म फैक्टर को। हाँ बेसिकली ये पता करने के लिए कि आइडियल गैस से डिविएशन किधर की तरफ होता है अलग अलग कंडीशंस पे रियल गैसेस का। जैसे कभी देख रहे हैं हम रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा हो जा रही है, आइडियल अगर वो मान के चलते हैं उसको तो कभी देख रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जा रही है। सर मतलब ये बस ये बताता है कि ग्राफ, मतलब इन दोनों का बिहेवियर किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिल्कुल, रिलेटेड तुम है। सोचो ना अगर वो आइडियल होता तो हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हमने जो कि आइडियल पढ़ लिया है तो अब हम आइडियल से कंपैरिजन करेंगे ना अलग अलग कंडीशन पे कि भाई अगर आइडियल होता तो क्या होता इस केस में, है ना? तो प्रैक्टिकली तो रियल गैसेस ही नेचर में एग्जिस्ट करती है ना, आइडियल तो कोई गैस होती नहीं है भाई, ऐसा कोई गैस नहीं है जिसको आप लिक्विड ना बना सको। बोलो। यस सर। तो हमें वो तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना कि आइडियल के कंपैरिजन में कहा, तो ये एक पैरामीटर है टू सिंपली कंपेयर द बिहेवियर ऑफ दीज टू थिंग्स। मतलब एक आइडियल इज अ हाइपोथेसिस बेसिकली, है ना? तो सर फिर उसके अकॉर्डिंगली तो मतलब जो वंडरबॉल थी, मतलब रियल गैस वाला जो ग्राफ था वो एक्सपेरिमेंटली पहले आया होगा, या फिर मतलब उसकी भी पहले इक्वेशंस बनी थी फिर उसको ऑब्जर्व किया गया? नहीं वो तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके प्रपोज्ड चीज है।
वो इक्वेशन नहीं है, वो प्रपोज्ड चीज है बेसिकली, और वो हमेशा वैलिड नहीं होता। अभी मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं वैलिड होता है। ठीक है, तो अभी वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने बताया बताया तुमको कि अलग अलग रियल गैसेस के इक्वेशंस प्रपोज्ड किए गए हैं। उनमें से एक था वॉन डेर वाल इक्वेशन, उसके बाद वायरियल इक्वेशन है, फिर ऐसे और भी हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में वॉन डेर वाल को मेनली पढ़ना है। वायरियल वगैरह तो चलो बस नाम का है, बहुत पहले के टाइम में था, बट अभी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा दूंगा तुम लोग को। ठीक है, चलें? ओके सर, यस सर। तो अब देखो, मैं वो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और नेचुरली अगर आप आइडियल गैस समझते हो, तो आइडियल गैस को कभी भी हम लिक्विड नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें कभी अट्रैक्शन नहीं होता। होता ही नहीं। लेकिन रियल गैसेस को हम लिक्विड बना सकते हैं। उसके लिए बाहर से हम प्रेशर डाल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो आप जब इसको कंप्रेस करोगे तो धीरे 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 ये नीचे आता जाएगा बेटा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, किसी कंडीशन एक ऐसी आएगी कि धीरे धीरे ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड वाले फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड लिक्विड कैसे जज करते हैं कि लिक्विड बना या नहीं बना? तो लिक्विड में बेटा क्लियरली तुम्हें दो फेजेस ना अलग अलग दिखाई देंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब वो लिक्विड बनेगा ना, तो तुम कंप्रेस कर रहे होगे, अगर बाहर से वो ग्लास जैसा हो ट्रांसपेरेंट, तो आपको क्लियरली एकदम डिस्टिंक्टली टू डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। नीचे तुम्हें लिक्विड बनता हुआ दिखेगा, और ऊपर तुम्हें गैस के वो भी दिखेंगे। तो अब बोलोगे कि ये लिक्विड बन चुका है, ये लिक्विड और ये वेपर। समझ गए क्या बात? हाँ, यस सर। तो देखो, जब इनका कर्व बनाते हैं ना लिक्विफिकेशन का, तो लिक्विफिकेशन का कर्व में मैं बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। नोटेड? अब तुम जरा सोचो यहाँ पे कि जनरली कर्व कैसा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, या मैं बना दे रहा हूं, तुम इसकी एनॉमलीज को मुझे समझाने की कोशिश करो। ठीक है? ओके ओके। तो होता क्या है कि जब कभी रियल गैसेस को हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, नीचे आता है, तो नेचुरली बताओ बेटा, जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। या वाइस वर्सा बोल सकता हूँ कि मैं अगर इसको नीचे लेके आता जाऊं, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। यस सर। बोलो। Yes, sir. तो ऐसा देखा गया है कि अगर तुम लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ऐसा करो, तो इट हैज बीन फाउंड कि पहले ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक लेवल पे जाके ये एकदम बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद एकदम से ये स्पाइक कर जाता है। फिर उसके बाद जैसे टेम्परेचर और अप करोगे, तो फिर ऐसा होता है, बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए भाई, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम करने से, फिर एक लेवल तक कांस्टेंट होता है, एंड फिर एकदम से स्पाइक कर जाता है।
सर ऊपर वाला हायर टेम्परेचर के लिए। हाँ हाँ, ये T1 है, ये T2 है, और फिर ये एक पॉइंट ऑफ रिफ्लक्स, जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, जहां पे एकदम से ये इधर आता है, उसके पहले ऐसा। मेरा थोड़ा ग्राफ अच्छे से बना नहीं है बेटा। ये टेम्परेचर को बोलते हैं जिस पे जस्ट टच करता है। कहने का मतलब कांस्टेंट होना चाहता है बट कांस्टेंट हो नहीं पाता है प्रेशर। इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये टेम्परेचर को बोलते हैं TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके ऊपर करो तो कभी ऐसा जोन आता ही नहीं। दिस इज टेम्परेचर T4. So of course T4 is greater than TC, which is greater than T2, which is greater than T1. This is how the temperature is. तो मेरा क्वेश्चन सिंपली आपसे इतना है कि ये बिहेवियर स्टार्टिंग में, कि पहले बढ़ रहा है, मतलब आपने वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर एकदम से इतना दूर तक के लिए कांस्टेंट क्यों हो रहा है? और फिर इसके बाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है अचानक से। एक्सक्यूज मी सर सर। इस हम्म सर इसमें सर राधिका चेंज वेटिंग रूम में है। मैं कर ले रहा हूँ, बताओ। सर सर गैस की इसमें चेंज मोल्स ऑफ स्टेट का तो नहीं कोई रोल? सोचो, सर गैस की मोल्स इस पे लिक्विड में सोचो दिमाग। बन रहा। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या हो रहा है इधर से इधर में, कि जब आप उनको पहले कंप्रेस करते हो ना, तो ये गैस ही है, अब थोड़े नजदीक आने लगते हैं, अभी भी गैस है, लेकिन बताओ बच्चों, गैसेस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो रहा है और आप उनको और नजदीक ला रहे हो, तो लिक्विड बनने के चांसेस हो गए। यस तो सर। लिक्विड बनेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले कई सारे पार्टिकल मिल करके चुपचाप नीचे बैठ जाएंगे लिक्विड में, तो गैस के मोल तो कम होने लग गए ना। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V। मतलब अगर आप टेम्परेचर फिक्स किए हो और आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन बेटा मोल भी कम हो जाता है एक टाइम के बाद। ये जो कांस्टेंट वाला चीज है ना, इसमें मोल भी कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आप कह सकते हो लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए इधर वाले फेज को गैस बोलते हैं, इधर वाले फेज को क्या बोलते हैं, लिक्विड बनना शुरू हो गया है, लिक्विड वेपर दोनों ही मिल रहे हैं। और इधर वाला एकदम से जो स्पाइक कर गया यहाँ से एकदम से, तो इसका मतलब है कि अब पूरी तरीके से, मैं तीसरा स्टेट बना दे रहा हूँ, वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। और अब एकदम लिक्विड में जब कन्वर्ट हो गया है, तो अब तुम्हें मालूम है बेटा, लिक्विड कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड। आप हल्का सा वॉल्यूम घटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। यहाँ और यहाँ तक जाने में इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इधर और यहाँ पहुंचने में, मतलब वॉल्यूम में सिर्फ इतना सा चेंज है, बट आप देख लो प्रेशर कैसे जाना पड़ेगा। So for a smaller change in volume, you have to enormously increase the amount of pressure. That is what we can see in this particular graph. समझ में आया बेटा? हाँ सर बट फिर ऐसा सिर्फ Yes, sir. लो टेम्परेचर पे क्यों हुआ? हाँ, that's a good question. कि सर इस तरह का चीज लोअर टेम्परेचर पे ही क्यों हुआ, हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं हुआ? ये कर्व आता है लिक्विफिकेशन का, या आखिर हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं हुआ? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज TC, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज TC, TC का मतलब होता है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर? कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो क्या बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर है, तो गैस को कभी भी लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, वो ऑलवेज गैस ही रहेगा। इधर भी गैस, इधर भी गैस। सो आप लिख सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो, टेम्परेचर above which real gases can never be liquefied.
अंडरस्टूड गाइस? तो ये बात लिख लो। Sir, please repeat. Temperature above which vapor can, या gases लिख लो, never be liquefied। बात समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब क्या है? यस सर। तुम्हारा जितना मर्जी हो उतना, जितना पावर हो तुम्हारी उतनी तुम प्रेशर ऊपर से डाल दो तब भी लिक्विड नहीं बनेगा। मीन्स कैन नेवर बी लिक्विफाइड whatever the value of pressure you are, or whatever the pressure you are creating on the surface, can never be liquefied at any pressure, any amount of pressure। और पता है इसकी जब वैल्यू निकाली जाती है टीसी की, तो ये आता है 8 times A/27 RB। तो देखो अलग अलग गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। 8A/27 RB। इसको डिराइव भी वही है ना जो सर हमारे हाँ हाँ, कांस्टेंट वॉन्डरवॉल वाला। इसको डिराइव भी किया जा सकता है वहां से ना। मैं आपको मेथड बता दूंगा, अभी आपके हालांकि बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, अब जान जाओ अच्छी बात है, नहीं भी जान गए तो भी चलेगा। आई विल टेल यू द मेथड ना। यस सर। इंटरेस्टिंगली बेटा, Z की वैल्यू एट क्रिटिकल कंडीशन, अच्छा चलो ये तो हो गई, ये मैं इसका डिस्कशन कर रहा था है ना। एक मिनट से ग्राफ ड्रॉ करना दो सर एक बार। हाँ एक बार तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लो प्लीज, अच्छे से ड्रॉ सर कर आप लो। एक बार ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, बाकी लोग ड्रॉ करो। देखो इसमें मैंने क्या सर बताया, वो पॉइंट का क्या नाम था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं जनरली, मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो तो, जहां पे स्लोप जस्ट 0 होके एकदम अचानक से चेंज हो गया हो। यहाँ स्लोप ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आकर के, तो यहाँ स्लोप लोगे तो 0 हुआ ना इस पॉइंट पे बस, उसके बाद एकदम से चेंज हो गया। ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट स्लोप हल्का सा लेफ्ट जाने पे पॉजिटिव हो, और हल्का मतलब एक साइड जाने पे पॉजिटिव, दूसरे साइड जाने पे नेगेटिव हो जाए स्लोप, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मतलब स्लोप का नेचर एक ही हो, जस्ट एक मोमेंटरीली वो 0 हो जाए। अरे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का आता है ग्राफ यार बच्चों, वहां x इज इक्वल टू 0 पे इन्फ्लेक्शन आता है। डेरिवेटिव में पढ़ोगे तुम लोग, तो अभी उस पर ज्यादा स्ट्रेस मत दो। सर हाँ जी, सर ये P इक्वल टू NRT बाई V जो आपने लिखा उसको बाद दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा था कि ये टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे जब हम कैसे कैसे वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, इसके बाद भी इंक्रीज करना चाहिए। बट हो क्या रहा है कि एक पॉइंट के बाद वो प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। मैं वॉल्यूम कम किए जा रहा हूँ, कम किए जा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है, वही रह जा रहा है, सेम सेम। तो ये जो प्रेशर बिल्कुल सेम रह गया, और फिर एक लेवल के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम में डिक्रीज कर रहा हूँ, पता चला प्रेशर एकदम से स्पाइक हो जा रहा है। तो ये बिहेवियर क्यों आ रहा है, तो वही मैं समझा रहा था कि बेटा जब तक वैल्यू बढ़ रहा है तब तक वो गैस की तरह काम कर रहा है, और एक पॉइंट के बाद आप कंप्रेस करना शुरू करते हो तो लिक्विड बनने लगता है साथ के साथ, और जैसे ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो गैस के मोल डिक्रीज करेंगे। इसका मोल डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए पी का वैल्यू फिक्स हो जाता है, इसलिए बदलता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाता है। समझ गए? मैं एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा था तुमको।
कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये ग्राफ तो रियल है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो प्रेशर शुड इंक्रीज। प्रेशर कब कांस्टेंट हो सकता है? जब उसी प्रोपोर्शन में मोल भी डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा हूं। समझ गए बात? यस सर। यस सर। और एक बार जब सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब तो यार इस पे कुछ भी, एक एलिफेंट ला के भी खड़ा कर दोगे इसके ऊपर, तो भी इसके वॉल्यूम में रिडक्शन बहुत कम होगा। मतलब थोड़े से रिडक्शन में बहुत ज्यादा प्रेशर आपको डालना पड़ेगा, बस वही मैं बता रहा था। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, एक कौन सी गैस के लिए आपने बोला कि किसी भी रियल different गैस के लिए, gases के लिए? किसी भी रियल गैस के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि ए एंड बी अलग अलग होता है ना, अलग अलग गैस के लिए। यस याद Okay. करो, इस पे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था। अमोनिया का ए इज बेटर देन ए ऑफ CH4, Yes, sir. है ना? तो ठीक है बेटा, तो इतना लिख लिया सबने। अब मैं इसके बाद आता हूँ ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि अभी भी हमारा वो क्वेश्चन अनआंसर्ड है कि सर एक टेम्परेचर के बियॉन्ड क्यों नहीं वो लिक्विड बनता है, जो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर में बोल दिया कि टेम्परेचर above which the gases can never be liquefied at any amount of pressure, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? What are we calling to this? Critical temperature. क्रिटिकल। और yes, और क्रिटिकल टेम्परेचर यानी ऐसे कंडीशन में ये जो वॉल्यूम है, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसको VC बोलते हैं, और इस पे जो प्रेशर आ रहा हो वो PC बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। समझ गए? तो जब जब क्रिटिकल कंडीशन पे ना Z की वैल्यू निकाली जाती है, Z मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये आता है बेटा 3/8, विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 1। ये सुनो, यस सर। और लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है अभी? सर अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल, मतलब क्रिटिकल तक आप इसको लिक्विफाई कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आप इसको क्रिटिकल तक लिक्विफाई करते हो, TC तक कर सकते हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मतलब वॉल्यूम कम करते जाओ, तो एक टाइम के बाद एकदम अचानक से यहाँ इधर गैस है और इधर एकदम से लिक्विड आ गया, यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम जैसा पॉइंट सिर्फ एकदम एक मोमेंट के लिए आया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आया था। तो आप बोल सकते हो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, कभी डिफाइन करना हो कि व्हाट इज PC एंड VC, इनको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे बोलोगे? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल कंडीशन। व्हाट इज क्रिटिकल कंडीशन? जहां जिस मोमेंट पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया था, फॉर अ मोमेंट ओनली, और इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो हमेशा वो गैस ही है, कभी लिक्विड बना ही नहीं। तो जो PC का वैल्यू है क्रिटिकल प्रेशर का, एंड जो VC है, VC comes out to be 3 times of B। तो अब बताओ, तुम्हें अगर Z मालूम हो बेटा और TC मालूम हो, VC मालूम हो, तो क्या PC नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि आपको फॉर्मूला तो मालूम है ना, यू नो दैट Z इज इक्वल टू PVM अपॉन RT। बोलो बाबा। यस यस सर। Z 3/8 है, प्रेशर आपको नहीं मालूम, वॉल्यूम आपको मालूम है VC का वैल्यू, RTC का भी वैल्यू मालूम है, तो PC का वैल्यू लगा लो, कितना है, सॉरी VC का कितना है 3B अपॉन R इंटू TC कितना है 8A अपॉन 27 RB। अब ये सिंप्लीफाई करके बताओ जरा PC का वैल्यू कितना आ रहा है?
सर आपने भी मतलब आफ्टर टीसी बताने के बाद मतलब जब आपने बोला था क्रिटिकल प्रेशर उसके बाद क्या बोला, मेरा नेटवर्क कट गया था। नहीं बेटा, टीसी के बाद मैंने बोला कि क्रिटिकल कंडीशन पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ऑब्टेन होती है दैट इज 3/8 टाइम्स, सॉरी 3/8। तो एंड वीसी की जो वैल्यू आती है दैट इज 3 बी। अभी मैं डिराइव करवाऊंगा कि ये कैसे आता है ना। यू कैन डिराइव एवरीथिंग, यू कैन गेट टीसी, यू कैन गेट वीसी, यू कैन गेट पीसी आल्सो। तो मैं बता रहा था जनरली A/27 B square sir. A अपॉन 27 B 27। square. तो ये सारी वैल्यूज याद कर लो। कई कई बार ना टेबल बना के क्वेश्चन आ जाता है, ए एंड बी की वैल्यू दे देगा अलग अलग, और आपसे पूछेगा किसका वीसी ज्यादा है, किसका टीसी ज्यादा है, किसका पीसी ज्यादा है। ये देखो, ये ए बाई बी के रेशियो पे है, ये ए अपॉन बी स्क्वायर के रेशियो पे है, ये सिंपली बी पे डिपेंडेंट है। समझ गए बेटा? Yes sir. चल, मुझे नोट करना सर. अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। सर मेरा RA/27 B² आ रहा है। आर तो नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि आर देखो नीचे भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अच्छा राइट सर, वो मैंने देखा नहीं सर। हम्म। और ये 3 से 3 भी चला जाएगा, इनफैक्ट 8 से 8 भी चला जाएगा। समझ गए? तो मेरे ख्याल से ये सही लिखा हुआ है, पीसी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 आर। यस Yes सर। sir. ओके, सो गॉट इट। यस सर। डिफाइन कर लोगे व्हाट इज पीसी? द प्रेशर exerted by 1 mole of gas at critical temperature and critical volume, या क्रिटिकल कंडीशन भी बोल सकते हो। समझ गए बात? यस सर। तो दोबारा रिपीट करना। ये क्रिटिकल पॉइंट है यार, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आपसे पूछे कि द वे वी डिफाइन टेम्परेचर, वैसे ही पीसी कैसे डिफाइन करोगे, वीसी कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 mole of gas at critical pressure and critical temperature। इसी को वीसी, ये बेसिकली मोलर वॉल्यूम है ना, वी मोलर, बेसिकली ये मोलर वॉल्यूम। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? हम्म। Yes, sir. ओके, ऑल राइट। अब थोड़ा आगे बढ़े। अब हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। सर जो आपने वीसी बोला वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस, बट सर वो तो वो जो आपने लाइक कर्व सा बनाया था उसके अंदर आ रही है, मतलब ना ही वो गैस वाला स्टेज है ना ही वो लिक्विड वाला स्टेज है। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो है उसमें, दोनों में से कोई भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके इक्विलिब्रियम सर। है बेसिकली, है ना। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, बी इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गैस। मतलब यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल को कैसा एज्यूम कर रहे हैं हम नेचुरली, एज्यूमिंग, Spherically. हाँ बिल्कुल, एज्यूमिंग
gaseous molecule to be spherical. अंडरस्टूड ना? ये होता है, अच्छा सॉरी, मुझे एक टर्म और मिसिंग है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है। अब ये वैल्यू कैसे आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो अब मैं, अगर आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान हो, तो मैं बी के बारे में क्या आपको समझा रहा था? इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स। हाँ, मतलब वही साइज, मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब कुछ ऐसा एज्यूम करो, ये एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें ना मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस करते चले गए, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई आखिर कम से कम कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर सकता है, एकदम कंप्रेस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। तो बेटा ये गैस से अगर पूरी तरीके से लिक्विड बन जाए, ये गैस से पूरी तरीके से लिक्विड बन जाए कंप्रेस करते करते, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होकर के, तो हम बोलेंगे ना कि भाई यही वाला पर्टिकुलर जो वॉल्यूम अब आया है लिक्विड फेज में बनते ही, यही वाला वैल्यू बेसिकली स्मॉल वी का है, यानी अगर 1 मोल गैस होती तो यही बी का वैल्यू। ये सुनो, द मोमेंट एवरी सिंगल गैस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वही वैल्यू क्या होगी हमारी? बी की वैल्यू होगी। बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है ना वो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी वाली बात में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ये पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू ये दोनों के बराबर हो जाएगी ना, तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था। फ्री मूवमेंट के लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा। तो अब बताओ, लिक्विड फेज में मूवमेंट की तो फ्रीडम रहती है ना, एक मॉलिक्यूल इधर से घूम के पूरा इधर उधर तो जा ही सकता है। Yes, sir. अगर वो सॉलिड हो जाए तो मूवमेंट नहीं रहेगा फ्रीडम का, लेकिन Vibration. लेकिन लिक्विड में तो फ्रीडम रहता है ना मूवमेंट का। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा, एकदम हाइपोथेटिकल केस, कि यार कम से कम ना एक एटम के अराउंड या एक गैसियस मॉलिक्यूल के अराउंड दूसरा गैस मॉलिक्यूल पूरी तरीके से रोल कर सके यहाँ से यहाँ, इतनी फ्रीडम तो मिनिमम रखनी पड़ेगी, तब तक वो लिक्विड है। अब ये फ्रीडम ब्लॉक कर दी, आप बोलेगी नहीं नहीं चारों तरफ ऐसे ऐसे लगा दो आप ताकि घूम ही ना पाए, तो आप बोलोगे तब तो ये सर सॉलिड हो गया। कम से कम जब तक ये रिलेटिव फ्रीडम का मूवमेंट है, कम से कम इतनी चीज है, तब तक वो लिक्विड है। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो अब बताओ बेटा, दो मॉलिक्यूल मिल करके ये कितना स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहे हैं? दो मॉलिक्यूल मिलके कितना स्पेस, अगर इसका रेडियस आर है इसका आर है, 4/3 तो pi r cube. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है? 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब, तो कितना आ गया बेटा? 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। ये सुनो, 32/3 Yes, sir. pi r cube. तो ये 2 मॉलिक्यूल्स का है ना, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल का कितना आएगा? By 2. 4 का. कितना आया? ऑक्युपाइड नहीं लिखना चाहिए, शेयर्ड लिखना चाहिए। तो सिंगल मॉलिक्यूल्स, तो यार ये 4 आ गया। बोलो बच्चों, 1 मोल मॉलिक्यूल ले लूं तो? into any. बिल्कुल, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो यही वैल्यू आती है, वही मैंने ऊपर लिखा है बी। तो अगर आपको बी मालूम चल गया तो 3 टाइम्स ऑफ बी क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये भी आप लिख सकते हो। यहां तक समझ पड़ा? तो सर ये फिर बहुत Na ही तो
वेरी नहीं करना चाहिए कि मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम अरे मान के चलते बाबा, हैं 1 मोल? 1 मोल अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हर चीज में मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं ना। अच्छा यस सर। तो फिर हम मैं 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन अब कर रहा हूँ। अब मोल बढ़ेगा, चेंज होगा तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। मैं मोलर की बात कर रहा था अभी, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, तो ये तो रहे, सर देखो सारे कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने दिखाए। रियल गैसेस, टीसी, पीसी, ये सब के बारे में मैंने आपको समझाया, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ग्रेट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है इसके बाद डिस्कस करने वाला, इतना सब बता देने के बाद, कि सर ये आखिर ना डिराइव कैसे होते सर हैं, इनको सर डिराइव मेरा कैसे, नोट है। इन जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी आया है हमारे सामने, आखिर ये डिराइव कैसे करना है इसको, बोलिए। तो मैं एक अटेम्प्ट लेता हूं और समझाता हूं आपको, और वहीं से आपको मालूम चलेगा क्यों हमारा वॉन्डरवॉल इक्वेशन पूरा करेक्ट नहीं है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो बताओ बच्चों, मैं वापस लेके चलता हूं इसको, ये ग्राफ पे आते हैं, जो एक नॉर्मल रियल गैस की ग्राफ थी। यही था, नॉर्मल रियल गैस की ग्राफ ऐसी ही थी ना। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन नहीं है कोई भी बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके। ये कर्व ही है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम। तो आप अगर करते 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 एक पॉइंट कहाँ पे आता है, जहां पे ऐसा करके आ रहा है ये, और हल्का सा चेंज हो करके, बहुत ही माइनर सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, हल्का सा चेंज हुआ और फिर ऐसे आ गया, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हुआ। यानी यही था हमारा पीसी, वीसी, टीसी का केस, और नॉर्मल केस में ऐसा हो रहा है। तो अब बताओ बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे आपको ग्राफ से समझाना हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार देखो, एक प्रेशर पे एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, फिर किसी और एक प्रेशर पे ले लिया ग्राफ, आइडियली बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए बेटा। फिर किसी और एक प्रेशर पे हमने ले लिया, तो ये क्या है, दिस इज P इज इक्वल टू PC। ये P इज इक्वल टू PC था, ये P इज इक्वल टू सम P1 था, दिस इज P इज इक्वल टू सम P2 था। 2 नहीं लिखना चाहिए, P2 है। तो आप सोचो, जब हमारे पास वॉन्डरवॉल, यूजिंग वॉन्डरवॉल इक्वेशन, तो यूजिंग वॉन्डरवॉल इक्वेशन इफ यू डिस्कस, तो आप देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, वो क्या है, P प्लस A अपॉन V, मोलर का स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सर। V माइनस B इज इक्वल टू RT। बोलो क्या हुआ? सर गुरफरमान को ऐड कर दो।
So using van der Waals equation, P plus A upon Vm square into Vm minus B is equal to RT. अगर ये इक्वेशन देखो बच्चों और इसको सिंप्लीफाई करो, Vm से मल्टीप्लाई कर दो इधर की तरफ, तो क्या आ गया ये P Vm का स्क्वायर प्लस A Vm स्क्वायर इंटू RT. ये सुनो, Yes, sir. इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया P Vm का होल क्यूब प्लस, यार अब तुम लोग समझदार हो, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इधर Yes, sir. Yes. P इंटू Vm का स्क्वायर इंटू B, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, है ना, और प्लस A इंटू Vm माइनस AB माइनस Vm स्क्वायर RT इज इक्वल टू 0. तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, किनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, V क्यूब V स्क्वायर Vm V स्क्वायर. तो कितने लोग को समझ में आ रहा है? इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन. इन Vm. तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन के, अगर आपने मैथ्स में थोड़ा भी पढ़ा है, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 3. शुड हैव 3 रूट. है ना. अब 3 रूट का मतलब कब? एट स्पेसिफिक प्रेशर. क्योंकि जब प्रेशर आप नहीं डिफाइन करोगे तो वो भी एक वेरिएबल हो जाएगा. प्रेशर बता दोगे कि 2 एटीएम पे, तो सब जगह 2 हो जाएगा, तब वेरिएबल सिर्फ V रहेगा. क्योंकि A एंड B की वैल्यू तो गैस पे डिपेंड करती हो तो मालूम रहेगी, और टेम्परेचर भी हमें मालूम ही रहेगा. समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. इसके 3 रूट आने के मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इसके ऐसी चीजें आनी चाहिए. क्यूबिक शुड हैव 3 रूट, एंड ये 3 रूट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि 3 रियल, ऑल 3 रियल रूट, या क्या बन सकता है? 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी. इमेजिनरी. पढ़ा होगा ना बेटा? Yes, sir. 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी. तो देखो यहाँ पे ये वाला केस में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि रूट यहाँ है, और वो एक ही रूट है क्योंकि एक ही बार इस एक्सिस को कट किया है इसने ग्राफिकली. तो यानी कि इसके केस में 2 इमेजिनरी हो गए. यहाँ वाले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में क्या हो गया? तीसरा कंडीशन आ गया, ऑल 3 रियल रूट एंड इक्वल. अनइक्वल एंड ये क्या होता है? इक्वल. तो इक्वल वाला केस किस पे मिलता है? क्रिटिकल कंडीशन पे. क्योंकि देखो ना, क्रिटिकल पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा आ गया तो तीनों के तीनों रूट यही कॉन्साइड कर गए. लेकिन बच्चों ये वाला जो केस है, क्या इसको आप इससे एक्सप्लेन कर पाओगे? क्योंकि यहां से यहां तक अगर ये प्रेशर वाली लाइन को पूरा टच कर रहा है तो इनफाइनाइट रूट हो गए ना, यहां से यहां तक इनफाइनाइट Yes, पॉइंट्स sir. हो गए ना. तो इनफाइनाइट पॉइंट तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वाले रीजन को वॉन डर वाल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. पता है वॉन डर वाल के हिसाब से कैसा होना चाहिए? एज पर वॉन डर वाल ऐसा होना चाहिए. मैं वॉन डर वाल के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना. ऐसा होना चाहिए कि इसके पास 1 रूट 2 रूट एंड 3 रूट आने चाहिए. Okay, sir. Yes, sir. बट रियलिटी में ग्राफ तो ऐसे आता है, ये सीधा एंड फिर ऊपर. तो ये रीजन है कि मैं बोल रहा था. लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये तो हमें निकल जाएगा. बताओ. yes, sir. क्योंकि जैसे ही आप तीनों इक्वल मान लोगे तो कितने लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन तो हम बना लेंगे फटाक से. क्या बन जाएगा? V माइनस VC का होल क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0. बोलो. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ मोलर है बच्चों, अंडरस्टूड है कि ये मोलर है. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है जी? ए क्यूब, जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। वी क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर वी सी। अरे यार कर लेना, ठीक है, कर लोगे ऐसे तो। और इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेना। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का मतलब। अब ये स्टेप मैं आपके मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पे छोड़ दे रहा हूँ बस, कि मतलब आप अपने से ये निकल के इससे बाहर जा जाओगे। मेरा काम बस यहीं तक था एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर, कि इसके अंदर की जो हिडन मैथमेटिक्स है वो समझा देना बस। तो देखो, इनके कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लेना। मतलब मैं बहुत सिंपल वर्ड में, अगर अगर तुम मुझे जल्दी से बता दो तो मैं वो भी स्टेप तुम्हें दिखा दूंगा। यस सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वी माइनस एम का क्यूब माइनस वी सी का क्यूब माइनस माइनस 3ab 3। वी एम इंटू वी सी इंटू ए माइनस बी। एम आई राइट? यस सर। क्या करते हो यार तुम लोग, थोड़ा ढंग से मैथ सीखो यार तुम लोग। ठीक है, तो वी एम का स्क्वायर माइनस 3v, बेसिकली ये m है बेटा, तो वी एम स्क्वायर इंटू वी सी प्लस 3v एम इंटू वी सी स्क्वायर, है ना, एन माइनस वी सी का क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ गए बात? तो अब बच्चों कितने लोग बोल रहे हैं कि सर हम अब कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे? तो वीएम क्यूब नहीं आएगा? आया तो वी एम क्यूब आया, पहले ही आ गया ना, सॉरी, पहले ही आएगा वो, है ना। ओके सर। तो अब कितने लोग कह रहे हैं सर हम कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे? इसका इसका 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका वीएम स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, बोलो बच्चों। सॉरी सॉरी सॉरी, वीएम स्क्वायर का कितने लोग कह रहे हैं कॉफिशिएंट? थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। वीएम स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ और यहाँ दो जगह है, तो बेसिकली वो माइनस बी माइनस आर टी बाई पी है, बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो ऐसे कॉफिशिएंट कंपेयर कर करके क्या आप इक्वेशन बना लोगे? और जो भी इक्वेशन बनाओगे तो उसमें बेटा तुमको पीसी वीसी एंड टीसी तीनों निकल जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ओके सर। इसको एट क्रिटिकल कंडीशन जब लिखोगे आप, तो ये वीएम का ये वी क्यूब माइनस वी, यार ये वीएम स्क्वायर का ना टर्म इकट्ठे लिख लो तुम लोग बच्चों ना, तो अपना कर लेना यार, मैं अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई बेसिकली वांटेड टू टेल यू कि यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो तीनों वैल्यू निकल जाएगी। ये टास्क है तुम लोगों के लिए, मतलब कंसिडर दिस एज अ होमवर्क फॉर यू, ओके सर। कंपेयर द कोफिशिएंट। ओके, चलो ठीक है। सो आई बेसिकली टोल्ड यू, और यहीं से निकल के आता है तुम्हारा क्या चीज बेटा? वीसी क्या इक्वल निकल 3। गया? हाँ, वो जो पीसी वीसी टीसी सारी वैल्यूज है वो निकल के आता है। बी का वैल्यू डिराइव करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे कराया था। टू मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कैसे देखते हैं हम लोग, एवरेज वॉल्यूम। ठीक है। सो अब हम टीसी जान गए, पी जा गए। एक एक टर्मिनोलॉजी होती है वायरियल इक्वेशन की। तो बेसिकली, और आप ये वायरियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो फ्रॉम वॉन डेर वाल। तो ये बेसिकली इक्वेशन है, मैं डिराइव करके ही लिखता हूँ, यहाँ फाइनल में पहले बाद में लिखूंगा, पहले मैं डिराइव कर देता हूँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब के लिए वैलिड है व्हेन मोलर वॉल्यूम इज हाई। कहने का मतलब अट्रैक्शन वाले जोन में। रिपल्सिव रिपल्सिव के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये एक पार्ट कवर करता है वायरियल इक्वेशन। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा है। देखो, आपने याद है वही वापस से पीवी
इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस था, रियल गैस में क्या होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं V लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि मोलर वॉल्यूम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। B इज इक्वल टू RT बेटा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो V को बाहर निकाल करके, PV प्लस A बाई वी इंटू 1 - B/V इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से PV प्लस A अपॉन वी इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई 1 - B/V। आपने क्या कभी ऐसा इक्वेशन पढ़ा है बेटा कि 1/(1 - x) व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + x + x² + x³ एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। नो सर। अरे कैसी बात कर रहे हो, नो पढ़ा सर। है? अरे एकदम पढ़ा होगा यार, ऐसा मजाक मत करो यार तुम लोग, प्लीज डोंट से लाइक दिस। नहीं पढ़ा। अभी मैं प्रूफ करा देता हूँ कैसे नहीं पढ़ा होगा तुम लोग। 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सम, इसका वैल्यू व्हेन mod x इज लेस देन 1, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम है। अरे यस सर पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आती ये है? सब पढ़ा हुआ है 1/(1 - 1 x)। अपॉन 1 माइनस। तो ऐसा ना बेवकूफ किसी और को बनाना तुम लोग, ठीक है। आ जाओ देखो, तो दैट इज इक्वल टू, क्या यार मैं बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स मुझे पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा। तो ये RT इधर कर दे रहा हूँ एंड नीचे वाले वैल्यू को मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको लिख दे रहा हूँ 1 + B/V प्लस B² / V² प्लस B³ / V³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टूड? ये क्या आ गया लेफ्ट साइड में, क्या आ गया PV प्लस A/V। अभी कितने समझदार लोग ये समझ रहे हैं कि सर अगर RT को आप इधर ला दो तो ये बन जाएगा PV अपॉन RT प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1 + B/V प्लस B² / V² प्लस B³ / V³ प्लस डॉट डॉट। कितने समझदार लोग ये बोल रहे हैं कि ये कुछ और नहीं सर Z है, एंड Z इज इक्वल टू, और इस टर्म को इधर लेके आओ तो कितने लोग बोल रहे हैं ये दोनों का कोफिशिएंट 1/V ही है। तो ये आएगा 1 + 1/V, क्या बना अंदर B माइनस ए बाई बी आर। B - A, हाँ माइनस आएगा ये B - A/RT बाई बी आर टी। B² अपॉन V² प्लस B³ अपॉन V³ प्लस डॉट 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 प्लस, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, ये मैं कैसे लिखा हूं कि जब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा हो तो Vm इज मच मोर ग्रेटर देन B ना, दैट मीन्स B अपॉन Vm इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसी कंडीशन में ही मैं ये लिख पा रहा हूँ। तो बेटा यही है वायरियल एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं, ये जो निकल के आया ना वायरल गैस, Z इज इक्वल टू 1 ही है ना यार यहाँ पे, 1 प्लस B अपॉन V प्लस C अपॉन V² प्लस D अपॉन V³ प्लस डॉट डॉट डॉट। यही है वायरियल इक्वेशन, जिसमें B को बोलते हैं सेकेंड वायरियल कोफिशिएंट, C को बोलते हैं थर्ड वायरियल कोफिशिएंट। तो आप यहां से समझ रहे हो, कंपेयर करने के बाद क्या समझ में आया आपको कि B का वैल्यू होना चाहिए B - A अपॉन RT एंड C का वैल्यू क्या होना चाहिए B², D का वैल्यू क्या होना चाहिए B³ एंड सो ऑन। चला जाएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। तो यही था डेरिवेशन, बहुत ही घटिया सा। अब इसमें क्या है, अब ये पॉइंट जो समझाने का है वो मैं समझा देता हूँ। तो एक्सप्रेशन में देख लेता हूँ, Z का वैल्यू हमारे पास आया था 1 + 1/V B - A अपॉन RT प्लस B² अपॉन V² प्लस सो ऑन। अभी कितने लोग बोल रहे हैं, अभी ये कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सारे टर्मिनोलॉजीज ये सब
नेग्लिजिबल होती हैं। यस सर। क्यों? सर सिंस b by v is very very less than 1, जब आप उस पे पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी ना, Yes, sir. तो इसलिए ये सब नेग्लिजिबल है। तो सबसे काम का फैक्टर कौन सा है? एक तो ये पहला वाला है, एंड उसके बाद ये दूसरा वाला। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? ये एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर। ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों ना, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको ना, इसको बहुत रिवाइज करना पड़ेगा उसी सीक्वेंस में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर पूछता है, तो बॉयल्स टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। तो बताओ जी, बताओ आइडियल बिहेव करने का मतलब क्या है? दैट इज z इज इक्वल टू 1। ये सुनो, यस सर। Yes, sir. तो z इज इक्वल टू 1 ये उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी b माइनस a अपॉन आर टी, एंड प्लस ये वाले सारे टर्म जीरो थे तो इसको जीरो रख लेते, नेग्लिजिबल थे। अब यहाँ से कितने लोग कह रहे हैं ये तो जीरो हो नहीं सकता? ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए। ये सुनो, Yes, sir. इसको जीरो करोगे तो जो टेम्परेचर आता है टीबी का वैल्यू, दैट इज a अपॉन आर बी। बी इंटू आर बाई। क्या मजाक कर रहे हो जी? नहीं यार ठीक है। इसको उधर लेके आओ जी, सब समझाना पड़ेगा। जबकि याद होगा टीसी का वैल्यू कितना था? 8a अपॉन 27 आरबी। है ना? Yes, sir. तो आप देखो Yes. टीबी इज ग्रेटर देन दैट, बॉयल्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। ऐसे ही एक इन्वर्जन टेम्परेचर आता है जिसको थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव करते हैं। व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर? ये पूछता है एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे? टी आई इज डिफाइंड एज 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन आर बी। मैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, देखो बॉयल्स का डबल टाइम्स जस्ट होता है 2 टाइम्स ऑफ टीबी। ये होता क्या है, कौन सा ये टेम्परेचर है? ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आज के लेक्चर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड भी कर दूंगा आपके ना, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो और अच्छे से सुनो। इन्वर्जन टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं, तो नोट करके ये बात लिखना है बेटा। एबव इन्वर्जन टेम्परेचर if real gas is allowed, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आएगा लेकिन स्टेटमेंट याद कर लेना, to expand adiabatically then heating will occur। सेकंड पॉइंट क्या? एडियाबैटिकली। मैंने बोला समझ में कम आएगा, तो अभी ये वर्ड याद कर लो, अभी समझा देता हूँ, थोड़ा ट्राई करूंगा, बट वैसे थर्मो का टॉपिक है ना। बिलो, ये पहला नोट था। नोट 2 क्या है? बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर if gases is allowed to expand adiabatically then cooling will occur। Number 3, at inversion temperature
if the gases are allowed to expand, no heating, no cooling. जिस टेम्परेचर में था उसी टेम्परेचर में रहेगा। मतलब कहने का ये है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे फ्रीली लिखना जरूरी है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्री एक्सपेंशन करा रहा हूं मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी माय बैड। तो ये मिसिंग। तो बेसिकली बच्चों, इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर अगर हम एडियाबैटिक कंडीशन पे गैस को फ्री छोड़ देते हैं तो हीटिंग हो जाता है। और सिंपल है याद करना यार, एबव एडियाबैटिक मतलब हायर टेम्परेचर पे हीटिंग होगा, लोअर टेम्परेचर पे कूलिंग होगा, ऐसा लिखा हुआ है। जबकि रियलिटी में अगर आप सोचो तो ये कैसे हो रहा है यार, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हीटिंग क्यों होने लग जा रहा है, उसके नीचे कूलिंग क्यों होने लगा, ये थोड़ा प्रैक्टिकली कम समझ में आता है। एक ही तरह बिहेव करना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन बेटा मैं जब आप थर्मो पढ़ा लूंगा ना तब आपको मैं दे पाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनल एनर्जी से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। सो मैं इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे खत्म करूंगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड you guys to have proper problem solving on this. Excuse me, sir. So सर, क्या आप नोट्स भेज सकते हो क्लास Yes, को? sir.